हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 10th के बेस्ट चैनल टॉप करो पर। और आज लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक, जिस पर हम लोगों को बता आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम दिलाने वाला है 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स आपको इसी चैप्टर से मिलने वाला है। तो अगर आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार नहीं करोगे तो फिर 6 नंबर से हाथ धो बैठोगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही बढ़िया तरीके से, फाड़ू तरीके से, एकदम सरल शब्दों में समझाने वाले। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही खत्म करेंगे। जल्दी से आज का क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते आगे की तरफ। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बाह्य संरचना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। वहीं पर अगर आंतरिक संरचना देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसकी दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई संरचना, थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है, उसे वृषण कोश कहते हैं, जिसमें संख्या में एक जोड़ी यानी 2 अंडे जैसी संरचना होती है, जिसे वृषण कहा जाता है। ये वो अंग है जहां पर लड़कों का नर युग्मक बनता है, यानी संतान के लिए हमको नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए। ये नर युग्मक कहां से मिलेगा? ये नर युग्मक लड़कों के वृषण में बनता है। इस वृषण के अंदर जो कहां पर है? वृषण कोश के अंदर होता है। इसी वृषण के ठीक सामने एक लंबा मांसल बेलनाकार संरचना होता है, जिसे हम लोग शिश्न कहते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा ही पुरुष मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालता है। पहली चीज याद रखना, इस छिद्र के द्वारा मनुष्य जो है, मेल जो है, वीर्य को भी बाहर निकालेगा और मूत्र को भी बाहर निकालता है। आगे की तरफ बढ़े, अगर इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। संख्या में हमने कहा था 2 यानी एक जोड़ी अंडे जैसी संरचना, गुलाबी रंग की अंडे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे वृषण कहते हैं। और इसी के अंदर हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद ये आपको शुक्राणु, वृषण के चारों तरफ एक कुंडलित नलिका होती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं, जो वृषण के आधे भाग को ही घेरी रहती है। ये अधिवृषण आगे चलकर एक और नलिका का निर्माण करती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। जब पुरुष नसबंदी कराता है तो डॉक्टर इसी को काट करके बांध देता है, ताकि शुक्राणु यहाँ बन रहा है, बनने के बाद वो मेल के शिश्न छिद्र से होता हुआ महिला के बॉडी तक न पहुंच पाए, इसके लिए इसको काट दिया जाता है। रास्ता क्या कर देते? बंद। अब रास्ता बंद हो गया, शुक्राणु बनने के बाद यहाँ पर आएगा, लेकिन रास्ता तो है ही नहीं, वो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिनी को काटा जाता है। अब आगे की तरफ ये जो एक थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मूत्राशय, यानी वो जगह जहां पर लड़कों का मूत्र क्या होता है? स्टोर होता है। फिर अगर आप यहाँ देखो, ये एक ग्रंथि है, संख्या में एक जोड़ी मूत्राशय के अधर भाग पर आगे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक रस स्त्रावित करता है जो वीर्य का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है जो केवल संख्या में एक होता है, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये मूत्र नलिका के चारों तरफ है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, कभी कभी इसमें सूजन हो जाता है या फूल जाता है, जिसके कारण ये मूत्र नलिका को बंद कर देगा और फिर व्यक्ति को मूत्र त्यागने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट को बाहर निकाल देते हैं। फिर बता दें, प्रोस्टेट के नीचे एक और ग्रंथि है जिसे कहते हैं काउपर ग्रंथि। इसे एक और नाम से जाना जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये मटर के दाने के आकार का ग्रंथि है। ये भी एक रस स्त्रावित करता है, एक लिक्विड बनाता है जो मूत्र नलिका के अम्लीयता को दूर करता है। देखो, इसी नली से मूत्र भी बाहर निकल रहा, इसी नली से वीर्य भी बाहर निकल रहा। वीर्य में होता है शुक्राणु और शुक्राणु को अम्लीय चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो अम्लीयता को नष्ट करने के लिए प्रोस्टेट से एक क्षारीय पदार्थ निकलता है जो क्या करता है? अम्लीयता को नष्ट करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, मैथुन क्रिया से ये क्या करेगा?
एक क्षारीय पदार्थ निकलता है जो मूत्र नलिका की अम्लीयता को नष्ट करने का काम करता है और क्या करेगा, चिकना बनाएगा, नलिका को चिकना बनाने का काम करता है। कौन? बल्बो यूरेथ्रल के द्वारा स्त्रावित होने वाले रस से। अब देखो, हमने आपको यहाँ पर सारी चीजें तो समझा दी कि हमारे पास एक जोड़ी क्या है, वृषण है। वृषण कहाँ पर? एक थैलीनुमा त्वचा का बना हुआ संरचना है जिसको वृषण कोष कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। वृषण में, ठीक है, जब आप वृषण को अगर कट करके देखो, वृषण कुछ इस प्रकार से है। जब इसको हम कट करते हैं तो हमें पता चला कि इसके अंदर लगभग 200 से 250 छोटी छोटी पालियां हैं। इन पालियों को वृषण पालिका कहा जाता है। हर पाली के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं क्या करती हैं? बाहर निकलकर, ठीक है, पाली से बाहर निकलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं जिसे वृषण जाल कहते हैं। ये जाल सुलझ करके एक नलिका बनाता है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। ये शुक्रवाहिका वृषण से बाहर निकलकर किसका निर्माण कर देता है? अधिवृषण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कितनी नलिका? सबसे पहले आपको मिला वृषण। वृषण के अंदर था वृषण पाली, कितना? 200 से 250। हर पाली के अंदर क्या है? 2 से 3 नलिका। कौन सी? शुक्रजनक नलिका। ये नलिका के अंदर होती है 2 कोशिका, शुक्रजनन कोशिका और सटोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका शुक्राणु बनाता है और सटोली कोशिका बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देता है। याद रखना, ठीक है, इस चार्ट को याद रखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेल का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वृषण। वृषण के अंदर क्या होता है? वृषण पालिका। क्या पाया जाता है? वृषण पालिका पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 200 से 250 होता है। ठीक है, हर पाली के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिका पाया जाता है। शुक्रजनक नलिका, इन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? हर पाली के अंदर 2 से 3। ये नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला शुक्रजनन कोशिका और दूसरी होती है सटोली कोशिका। ठीक है, शुक्रजनन कोशिका आगे चलकर शुक्राणु बनाएगा और हमारा जो सटोली कोशिका है इन बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देता है। ठीक है, ये शुक्रजनक नलिका आगे निकल करके क्या करेगा? एक जाल जैसी संरचना बनाता है जिसे वृषण जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण जाल। वृषण जाल सुलझ करके एक नलिका बनाता है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका कहा जाता है और ये शुक्रवाहिका आगे वृषण से बाहर निकलकर एक नलिका बनाता है, कुंडलित नलिका, जिसे अधिवृषण कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नलिका महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये लंबी, सबसे लंबी नलिका और ये वृषण के अर्ध भाग पर घेरी रहती है, केवल आधे भाग को घेरी रहती है। ये एक ऐसी नलिका है जहां पर हमारा शुक्राणु परिपक्व होगा। बनता कहां पर है? शुक्रजनक नलिका के शुक्रजनन कोशिका में, लेकिन बनने के बाद परिपक्व कहां होता है? अधिवृषण में। जैसे पैदा तो मम्मी पापा करते हैं लेकिन पढ़ाई कहां करते हैं? स्कूल में। वैसे ही बनता है शुक्रजनन कोशिकाओं में, लेकिन परिपक्व कहां होगा? अधिवृषण में। यहीं पर वो थोड़े देर के लिए स्टोर होता है। अधिवृषण से हमारा शुक्राणु पहुंच जाता है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी से आगे निकलकर वो कहा जाता है रसखलन वाहिनी में। रसखलन वाहिनी यानी वो जगह जहां पर वीर्य इंतजार कर रहा है, वीर्य और शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, और रसखलन वाहिनी से मूत्र नलिका से होता हुआ हमारे शरीर से बाहर, मेल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये याद रखना, वृषण में वृषण पालिका है। वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका 2 से 3 है। ये नलिकाएं 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, शुक्रजनन कोशिका और सटोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है, सटोली कोशिका बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देता है। ये शुक्रजनक नलिका आगे चलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे वृषण जाल कहते हैं। ये वृषण जाल आगे चलकर शुक्रवाहिका बनाएगा। शुक्रवाहिका वृषण से बाहर निकलकर एक कुंडलित नलिका में बदल जाता है जिसे अधिवृषण कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर शुक्राणु अपने आप को परिपक्व करता है। ठीक है, परिपक्व होने के बाद शुक्राणु कहाँ पे आ जाते हैं? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी एक नलिका है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण से कहाँ लाता है? रसखलन वाहिनी में लेकर आता है। रसखलन वाहिनी में दोनों ग्रंथियां, ठीक है, हमारी जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि है, इन दोनों से जो रस निकलता है ना, वो रसखलन वाहिनी में रहता है, जहां पर तीनों मिल जाते हैं। कौन कौन? जहां पर हमारा शुक्राणु, पहला शुक्राणु, दूसरा शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला द्रव्य, तीसरा प्रोस्टेट के द्वारा निकलने वाला द्रव्य।
तीनों मिलकर के क्या करेंगे, वीर्य का निर्माण करेंगे। तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक किसका, वीर्य का, सफेद गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे वीर्य कहते हैं। इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। और जब एक मेल संभोग की क्रिया करता है तो उसके बॉडी से लगभग 2.5 से 4 ml क्या होता है, वीर्य शरीर से बाहर निकलता है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी संरचना की बात करेंगे। अगर एग्जाम में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये चार्ट बनाओगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक नर जनन तंत्र में क्या है, उसके सभी अंगों को 2 अंगों में बांटा गया। पहला प्राथमिक जनन अंग यानी वो अंग जो क्या करेगा, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करेगा, और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है। तो वो कौन है, वृषण। वृषण प्राथमिक जनन अंग है, यानी ये वो अंग है जो क्या करेगा, जनन की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। फिर बात करेंगे इसके दूसरे, जिसको सहायक जनन अंग या फिर द्वितीयक अंग कहते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया, सहायक नलिकाएं और दूसरा सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाओं में आएगा वृषण जाल, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका और मूत्र जनन नलिका। इतनी नलिकाएं मेल की बॉडी में पाई जाती हैं। फिर ग्रंथियां, लड़कों के नर जनन तंत्र में 3 ग्रंथियां आती हैं। शुक्राशय जो संख्या में 2 पाया जाता है, प्रोस्टेट जो संख्या में 1 पाया जाता है, और काउपर ये भी संख्या में 2 पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वृषण के बारे में। वृषण ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला चीज, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं। याद रखिएगा, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, शुक्र जनक नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला, शुक्र जनन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। खुलती कहां पर है, वृषण जालक में। वृषण जालक 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में खुलती हैं। ठीक है, वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। जो लड़कों वाले लक्षण आते हैं ना, वो किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला, सहायक जनन अंग, ये जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ऐसे अंग जो जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उनको जनन अंग कहा जाता है। सहायक नलिकाएं, जिसमें से पहला हमको याद रखना अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, जिसको हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अर्ध भाग पर पाई जाती है। ठीक है, और ये वो जगह है जहां पर शुक्राणु अपने आप को परिपक्व करता है और शुक्राणु स्टोर होता है। दूसरा, शुक्रवाहिनी। ठीक है, अधिवृषण आगे चलकर एक लंबी सी नलिका का निर्माण करती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्राणुओं को रसखलन वाहिनी तक ले जाने का काम करता है। आगे रसखलन वाहिनी क्या है, तो ये क्या है, शुक्राशय से 2 छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां जो प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती हैं और आगे चलकर ये मूत्र नलिका में मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेनिस, पेनिस का मतलब मेल के बॉडी का लंबा बेलनाकार संरचना, जिसे शिश्न कहते हैं। ये मेल का मैथुन जनन अंग है, यानी मेल मैथुन की क्रिया इसी के सहायता से करता है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों इसी से ही निकलते हैं। याद रखिएगा, मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका, ये मूत्र नलिका, इससे आपका मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलेगा। दोनों को निकलने के लिए छोटा सा छिद्र होता है, जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। और याद रखना, जो पेनिस है, शिश्न का अग्रभाग थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको शिश्न मुंड कहा जाता है, वो हल्का सा चौड़ा भाग है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते ग्रंथियों पर। मेल के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्रंथियां आती हैं। पहला, शुक्राशय, या एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना है, जो कहां पर, मूत्राशय के पास पाया जाता है। इससे चिपचिपा पीले रंग का क्षारीय द्रव स्त्रावित होता है और ये क्या करता है, शुक्राणुओं के पोषण एवं संरक्षण में मदद करता है। ये वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। ये याद रखना, ये कितना बनाता है, 60 से 70% भाग बनाता है। और इससे निकलने वाला जो द्रव है वो पीले रंग का होगा, क्षारीय होगा।
अगला प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होता है। ये कई पिंडों से बना होता है। इससे एक सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ स्रावित होता है जो वीर्य का, ये भी क्या करता है, वीर्य का निर्माण करता है। इसको याद रखना। और ये वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाने का काम करता है। तीसरी ग्रंथि है काउपर ग्रंथि, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ये मैथुन क्रिया से पहले जो मूत्र नलिका है उसमें क्या करता है, उसकी अम्लीयता को दूर करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि काउपर ग्रंथि से एक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो मूत्र नलिका को साफ करता है, चिकना बनाता है। और साथ ही साथ ये पेनिस को, मेल के शिश्न को लुब्रिकेट, स्नेहित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने आज इस छोटे से वीडियो में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं इसका माइंड मैप देने का कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पर मादा जनन अंग पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर क्लासेस अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।